हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर अभियान 40 IS के इस चैनल पर आया हूं और नए बिहार की नींव, एक विकसित बिहार कैसे बनाना है, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, इसके लिए हमारी संभावनाएं क्या हैं, इन सब की मैं चर्चा करूंगा। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि नए विकसित बिहार की नींव प्राचीन काल से भारत में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना बिहार से हुई। मगध उसका केंद्र था, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। और उसी मौर्य साम्राज्य के दौर में चाणक्य उस मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी। चाणक्य ने ही दुनिया को पहली बार अर्थशास्त्र दिया। आदर्श राज्य क्या होता है उसकी नीति समझाई। राजा का कर्तव्य क्या होता है उसने पूरा विवरण दिया। राजा कैसे नियंत्रित होना चाहिए इसकी रूपरेखा उसने दी। तो इस प्रकार एक आदर्श राज्य की नीति चाणक्य ने इसी धरती से दी थी। आज उसी बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 यानी 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1 पहले से क्रियान्वित हो चुके हैं। अब 7 निश्चय 3 के जरिए बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, देश के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए, बिहार में उद्योग की स्थापना के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई है और उस योजना के तहत उस रूपरेखा में कौन कौन सी उद्योग की स्थापना की जाएगी, इसका पूरा विवरण हमने इस लेख में दिया है। इसके लिए अगले 5 वर्षों में हमने 5 वर्ष का एक लक्ष्य तय, बिहार सरकार ने 5 वर्ष का एक लक्ष्य तैयार किया है। अगले 5 वर्ष में 5 नए फूड पार्क, 10 औद्योगिक पार्क, एक फिनटेक सिटी, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, डिफेंस कॉरिडोर, 5 मेगा सिटी बनाने की योजना है। और इन सब के जरिए हम बिहार को देश के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए एक बड़े पूंजी की आवश्यकता होगी और राज्य ने अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। एक बड़ा लक्ष्य है और निश्चित तौर पर बिहार सरकार जिस प्रकार की योजना तैयार की है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होगा। अब इसके लिए हम देखें कि कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है। मेगा फूड पार्क, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बिहार में नहीं है। मेगा टेक सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, फिनटेक सिटी और इसके साथ साथ औद्योगिक पार्क। अब हम विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार यह कैसे क्रियान्वित होगा, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके आउटपुट्स क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो मेगा फूड पार्क बिहार के मुजफ्फरपुर, खगड़िया, गोपालगंज, भागलपुर और पूर्णिया में स्थापित किए जाएंगे। फूड पार्क में फूड प्रोसेसिंग, ये बिहार की पोटेंसी है, बिहार की क्षमता है। यहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही लगाई जा सकती है, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं क्योंकि बिहार के पास एक उपजाऊ जमीन है। इसलिए कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए बिहार सरकार ने इसको फोकस किया है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और इसमें खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिसमें डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाएगा। और इस मेगा फूड पार्क में 69,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और इसके साथ साथ कृषि को अपग्रेड किया जाएगा ताकि जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे उनको पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल्स उपलब्ध कराया जा सके, कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए अगर ये फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे तो इससे एग्रीकल्चर को भी इनहेंस करना होगा,
एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करना होगा, इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। इन सब क्षेत्रों को विकसित करके हम बिहार के कृषि क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं। अब हम दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये पिलर हैं, ये स्तंभ है, इनके बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट नहीं है, और बांका, नवादा एवं सिवान, इसमें से किसी एक स्थान पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने की योजना है। और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे यहां पे, और इसमें 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसका जो आउटपुट होगा, बिहार को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी ताकि हम औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सके, किसानों को पर्याप्त बिजली मिल सके, शहरों में बिजली की समस्या को दूर किया जा सके। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यानी बिहार में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, और ये कहां कहां लगाए जाएंगे, याद रखेंगे, बांका, नवादा और सिवान में से, इनमें से किसी एक स्थान पर यह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब हम तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, यानी इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, नालंदा, बक्सर, मधुबनी, पूर्णिया और गया में स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्पेशल इकोनॉमिक जोन पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया जाएगा। ये 2 इकोनॉमिक जोन प्रस्तावित है बिहार में। इस औद्योगिक पार्क में एक निर्धारित स्थान पे, बेसिकली इंडस्ट्रियल पार्क क्या है, यानी एक सर्टेन प्लेस पर कई उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसको हम एक इंडस्ट्रियल पार्क कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल पार्क में जब स्थापित किए जाएंगे, औद्योगिक पार्क में एक निर्धारित जगह पर विभिन्न उद्योग स्थापित किए जाएंगे, और इसमें 80,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी, नए नए रोजगार का सृजन होगा, और इसका लाभ बिहार के साथ साथ बिहार के आसपास के जो प्रदेश हैं उनको भी मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पिलर की तरफ बढ़ते हैं, डिफेंस कॉरिडोर। इसकी स्थापना मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल में की जाएगी। यानी यहां पर हथियारों के कारखाने लगाए जाएंगे। भारत अभी भी हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। हम हथियारों का आयात करते हैं, हालांकि अब भारत में भी जो वेपन्स हैं इसका उत्पादन होने लगा है, और इसलिए अभी इसका विस्तार किया जा रहा है। क्योंकि बिहार में अभी तक डिफेंस कॉरिडोर उतना विकसित नहीं है, इसलिए डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। और इसके लिए जो जगह चयन किया गया है वो मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, यह है फिनटेक सिटी। बेसिकली यह पटना के पास जो फतुहा है वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। और फिनटेक सिटी यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, ये दोनों का मिला जुला रूप है। और ये फिनटेक सिटी में ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा एक्सचेंज, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की जाएगी, और इसमें लगभग 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है बिहार के लिए, जो कि बिहार सरकार के द्वारा स्थापित करने की योजना है। अब इसके बाद हम आते हैं मेगा टेक सिटी। इसकी स्थापना बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और नालंदा में की जाएगी। इसकी विशेषता क्या है? मेगा टेक सिटी में नोएडा, चंडीगढ़ की तरह शहर विकसित होंगे। यानी जिस प्रकार नोएडा को एक प्लान्ड वे में बसाया गया, जिस प्रकार चंडीगढ़ को एक प्लान्ड वे में बसाया गया है, उसी प्रकार बिहार में भी मेगा टेक सिटी की स्थापना की जाएगी, और उसके कुछ दूरी पर ही उद्योग और कारखाने लगाए जाएंगे, उनकी स्थापना की जाएगी। प्रत्येक मेगा सिटी में 400 कर्मचारी काम करेंगे, और इसके साथ ही वहां पर जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा वहां लगभग 9,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार मेगा टेक सिटी भी एक नया कॉन्सेप्ट है। नोएडा एक विकसित क्षेत्र है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है,
उसको एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया गया। न्यू ओखला को एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया गया। उसी प्रकार बिहार में भी नोएडा और चंडीगढ़ की तरह शहर विकसित किए जाएंगे और यहां पे 9,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्वाभाविक है कि यह योजना तो बनी है उद्योग के विकास के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, लेकिन क्या हमारे पास पर्याप्त साधन है? या जो संसाधन की आवश्यकता होगी वो संसाधन हम कैसे जुटाएंगे? वो संसाधन हम कहां से लाएंगे? क्या बिहार के पास वो संसाधन है जिससे इस उद्योगों की स्थापना की जा सके? तो निश्चित तौर पर हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध हैं। अगर हम संसाधन की बात करें तो पानी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक एक वस्तु है, यह आवश्यकता है। राज्य में 2002 से 51 किलोमीटर क्षेत्र में 8 नदियों का प्रवाह है, 8 नदियां। और बिहार से सालों भर बहने वाली नदियां बहती हैं। गंगा 445 किलोमीटर गंगा और 319 किलोमीटर बागमती प्रवाहित हो रही है। यहां उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी मौजूद है, पानी की कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त पानी है। इसलिए इन उद्योगों की पानी की आवश्यकता इन नदियों से पूरी की जा सकती है। अब इसके बाद बिजली, भविष्य में बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चौसा और पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट भी लगाया जा रहा है, इसकी स्थापना की जाएगी। लखीसराय के कजरा में सोलर प्लांट में बैटरी स्टोरेज विकसित की जा रही है। अगर बिजली की आवश्यकता होगी तो बिजली के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। बिजली के उत्पादन के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि हमारे उद्योगों को बिजली की कमी महसूस ना हो। इसके बाद जमीन, उद्योग के लिए जमीन की भी जरूरत है। तो राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त जमीन है, उसे अधिग्रहण करने की आवश्यकता है और अधिग्रहण करके वहां पर हम इन उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। तो जमीन भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। इसके बाद अगर हम देखें तो परिवहन की भी आवश्यकता होती है। अगर उद्योगों में वस्तुओं का अगर उत्पादन होगा तो उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, वैसी सड़कें होनी चाहिए जो सालों भर कनेक्टिविटी हो उसकी। तो वैसी स्थिति में राज्य में अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 6,131 किलोमीटर है। रेल लाइन की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 3,808 किलोमीटर है। और स्टेट हाईवे की अगर हम बात करें तो 3,713 किलोमीटर स्टेट हाईवे के साथ साथ एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। तो हमने परिवहन के क्षेत्र में भी काफी काम किया है और उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों के विस्तार के लिए यह परिवहन की सुविधा एक मददगार साबित हो सकती है। इसलिए यह भी व्यवस्था भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद उद्योग के लिए आवश्यकता होती है कच्चे माल की, इसके बिना उद्योग संभव नहीं है। तो बिहार में गेहूं, चावल, मकई, दाल, आलू आदि और इसके साथ साथ अन्य मोटे अनाज का भी उत्पादन किया जाता है। यानी अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की जाती है तो बिहार में कच्चे माल की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त उपजाऊ जमीन है, मेहनती किसान हैं, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, अधिक से अधिक उत्पादन होगा, कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों का उपयोग होगा, इससे कृषि का विस्तार होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और हमारे उद्योगों के लिए जो पर्याप्त कच्चा माल है वो भी पूरा होगा। इसके बाद श्रमिक यानी काम करने वाले लोग, बिहार में कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिक हैं। बिहार से श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है। अगर इन उद्योगों की स्थापना की जाती है तो पलायन जैसी समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। हमारे श्रमिकों की क्षमता बढ़ेगी,
उनकी कैपेसिटीज को हम इनहेंस कर सकते हैं और यहां के उद्योगों के लिए वो काम कर सकते हैं। तो हमारे पास कुशल और अकुशल यानी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों तरह के श्रमिक मौजूद हैं। आईटी सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, प्रबंधन हो, इसमें युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। यानी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी उपलब्ध है, हम इन ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखें तो हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, बस उसके यूटिलाइज करने की जरूरत है, एक पॉलिसीज की जरूरत है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हमारे पास पर्याप्त साधन उपलब्ध है। अब अगर हम कुछ आंकड़ों में देखें, ऐसा नहीं है कि बिहार में प्रगति नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि बिहार बिल्कुल स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं, नहीं, हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रगति थोड़ी धीरे है, हमारी प्रगति थोड़ा स्लो है। अगर हम 2005 में 46 औद्योगिक क्षेत्र थे, आज 2025 में करीब 94 औद्योगिक क्षेत्र हो गए हैं। 20 साल का वक्त लगा 46 से 94 तक आने में। हमने कहा कि वही थोड़ा स्लो है, इसे और तेज करने की आवश्यकता है। औद्योगिक इकाइयां पहले 1674 थी, आज 10,000 हो चुकी हैं। एमएसएमई इकाइयां जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एमएसएमई 72,000 से बढ़कर 3,50,000 हो चुका है। इसकी भी संख्या बढ़ रही है। और आगे बढ़े तो अब हमारी जो मेगा सिटी 5 बनेंगे, एमएसएमई पार्क 100 बनेंगे, स्पेसिफिक सेक्टर पार्क भी 10 बनेंगे। और बिहार का जो निर्यात है वो आज 25 करोड़ से बढ़कर 17,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। हमारी बहुत संभावनाएं हैं, बस उसका यूटिलाइज करने की जरूरत है, उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारे पास क्षमता भी है और हम साबित कर सकते हैं और बिहार को एक विकसित राज्य बना सकते हैं। और बिहार की भी गिनती देश के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में हो सकती है, बस एक दृढ़ इच्छा की आवश्यकता है। थैंक्स।